आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं बहुत ही आसानी से पूरा रिवीजन डिश सॉल्यूशन का। जी हाँ, डिश सॉल्यूशन की बहुत सारी रिवीजन मैंने वीडियो बना रखी है कैसे डिश सॉल्यूशन की, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है वो, तो ये वीडियो आपके लिए एंड में बहुत काम आ जाएगी। क्योंकि अगर आप वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम आने वाला है और एंड में देख रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से आपको एंट्री लर्न करना सिखाऊंगा और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन कम करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो को मेन टारगेट है हमारा। क्वेश्चन की वीडियो हम कभी फिर बनाएंगे, लेकिन ये वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की होने वाले, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आप चाहते हो अगर क्वेश्चन कराओ तो वो आप मुझे कमेंट कर देना, लेकिन मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ। तो समझते जरा डिश सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं। देखिए, डिश सॉल्यूशन में हम ना अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, पार्टनरशिप को बंद कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप को अगर बंद कर रहे हैं तो हमें सारे एसेट लायबिलिटी वाले अकाउंट बंद करने होते हैं। तो उसके लिए हमें एक अकाउंट लाना पड़ता है, उसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। सारे एसेट्स और लायबिलिटी के अकाउंट को बंद करना होता है। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। सिंपल तरीके से बनता है पर्टिकुलर्स अमाउंट। जैसे आपने बाकी सब चैप्टर में रेवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। सारे एसेट्स को ट्रांसफर करा जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे, सारे एसेट्स को। सर सारे एसेट को देखो, नहीं, सारे एसेट का मतलब सारे एसेट नहीं होते, कुछ चीज़ें एक्सेप्शन है। क्या है सर वो एक्सेप्शन? एक्सेप्शन ये है, कैश का अकाउंट बैंक वाला बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि उसके लिए अलग अकाउंट खुलता है। पार्टनर का लोन अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि उसका एक लोन अकाउंट अलग खुलता है। हमारे पास जो अकाउंट अलग से खुलता है वो यहाँ पर थोड़ी ट्रांसफ़र करना है। कैश या बैंक अकाउंट अलग खुलेगा, पार्टनर लोन अकाउंट खुलेगा, करंट अकाउंट का कोई बैलेंस है या कैपिटल अकाउंट का कोई बैलेंस है वो भी अलग खुलता है। ठीक है, ये 2-3 ऐसे ये अकाउंट है जो अलग खुलते हैं। इनके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर को बढ़ता है, ये ट्रांसफ़र कभी नहीं करना। एडवर्टीज सस्पेंस अकाउंट या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी पार्टनर को बढ़ता है। तो इसलिए जो पार्टनर को बढ़ता है वो ट्रांसफ़र कर नहीं सकते हम। बाकी सब ट्रांसफ़र होगा, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं। गुडविल भी होगी ट्रांसफ़र। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करा जाएगा क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है। कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होती है? पार्टनर लोन अकाउंट, यहाँ पर भी अगर आपको मिला कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। ध्यान रखना, पार्टनर का लोन कह रहा हूँ मैं, पार्टनर की वाइफ का लोन ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर की सिस्टर का लोन ट्रांसफ़र होगा, हस्बैंड का लोन, मतलब कोई भी हो उसकी हस्बैंड वाइफ रिलेटिव में से, लेकिन उसका लोन अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, करंट अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि इसका अकाउंट अलग खुलता है। फिर वही चीज़ जो पार्टनर को बढ़ता है, जैसे रिजर्व कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा, रिजर्व बढ़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़ता है। हाँ, IFR ट्रांसफ़र होगा, IFR या IFF जो भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व आ जाए, ये ट्रांसफ़र होगा। बाकी सब कोई नहीं होगा, कोई रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं होगा। सिर्फ एक रिजर्व, कौन सा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, ये होगा ट्रांसफ़र। समझ रही बात यहाँ तक? और ध्यान रखना, जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट होता है, जो डेटर के साथ लगा हुआ होता है, वो यहीं पे ट्रांसफ़र होगा लायबिलिटी साइड पे। प्रोविज़न एक लायबिलिटी होती है, तो डेटर यहाँ लिखे जाएगा एसेट साइड पे, लेकिन जो उसके ऊपर प्रोविज़न है वो लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अब इसकी एंट्री होती ये है कि एसेट को ट्रांसफ़र करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री बन गई। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे एसेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो एंट्री क्या बन गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखो, साथ साथ हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और अगर लायबिलिटी ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी वाले अकाउंट डेबिट हो जाएंगे सारे, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, अब अगर मैंने किसी एसेट को बेचा तो मेरे पास पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और जो भी पैसा आता है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देते हैं। कहाँ पर? क्रेडिट साइड पे। जो पैसा आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, और जो पैसा जाएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
तो इसलिए मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए लैश अकाउंट में क्या क्या कैसे कैसे बनेगा। साथ साथ ये तो आपने समझ लिया क्या क्या चीज़ ट्रांसफ़र होती नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझते रहना क्या क्या मैं कह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी पैसा आ रहा है, यानी कि एसेट बेचा, पैसा आया लैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट लिखूंगा ना। और एसेट जो जो बेचे उनके नाम आ जाएंगे, या फिर एक साथ सारे नाम लिख के क्या बोल दूंगा? एसेट रिलाइज्ड। रिलाइज का मतलब बेचना। तो जो पैसा आएगा तो एंटर क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लैश अकाउंट, लैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे दूंगा। और अगर मैंने कोई पैसा पे करा, लायबिलिटी पे करी, तो लैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, यानी कि लैश अकाउंट एंट्री में क्या होगा? डेबिट। तो लैश अकाउंट डेबिट, जब भी कोई पैसा पे करेंगे लैश अकाउंट के डेबिट साइड से पे करेंगे, और पैसा गया तो बैंक अकाउंट कम हो गया, यानी कि बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर टू साइड पे बैंक अकाउंट लिखेंगे। जब भी कोई पेमेंट करी किसी को भी तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर आएगा, और जब भी कोई पैसा आया तो इस साइड पे। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरी बात ध्यान समझना, जब भी किसी पार्टनर ने एसेट उठा लिया, जब भी किसी पार्टनर ने एसेट उठा लिया तो उसकी एंट्री क्या होती है? तो एंट्री में रिलायंस अकाउंट, जैसे जब भी पैसा आ रहा था तो एंट्री में रिलायंस अकाउंट क्रेडिट होता था ना, तो यहाँ पर भी एंट्री में रिलायंस अकाउंट तो क्रेडिट होना ही होना है, क्योंकि एसेट से मुझे पैसा चाहिए होता है। तो जो भी पैसा आएगा वो रिलायंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा। बट इस बार क्या हुआ? पैसा नहीं आया, पार्टनर उठा के ले गया, तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लूँगा, उससे पार्टनर से पैसा ले लूँगा। तो उस पार्टनर का नाम आएगा ऊपर, उसका कैपिटल अकाउंट का नाम आएगा, वो डेबिट हो जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट की जगह बस क्या हो जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। जब भी किसी पार्टनर ने कोई एसेट उठा लिया, तो इसका मतलब ये भी, इसकी पोस्टिंग अगर मैं यहाँ करूँ तो ये भी कहाँ जाएगा? बाय साइड पे। जब भी किसी पार्टनर ने एसेट उठा लिया तो क्या लिख दूंगा? बाय उस पार्टनर का नाम, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दूंगा एसेट का नाम, कौन सा एसेट उठा के लेगा। समझ गए? तो जब भी किसी पार्टनर ने एसेट उठा लिया तो लैश अकाउंट के इस साइड पे आता है बाय पार्टनर, एंट्री क्या हो रही है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू लैश, बस बैंक की जगह क्या आ गया? सेम चीज़ यहाँ पर होगी। जब भी किसी पार्टनर ने लायबिलिटी पे कर दी, कोई लायबिलिटी उठा के ले गया, तो लैश अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है। बस क्योंकि मेरा पैसा नहीं गया तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा? उस पार्टनर का नाम। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, बहुत बार एंट्री होगी ये वाली, बहुत बार। तो इसकी अगर मैं यहाँ पोस्टिंग कैसे होगी? टू बैंक की जगह क्या नाम आ जाएगा? उस पार्टनर का नाम आ जाएगा, और जो भी कुछ उठा के ले गया उसका नाम है, लायबिलिटी का नाम आ जाएगा। और सिर्फ एंट्री है, लायबिलिटी उठाने वाली नहीं होगी, बल्कि अगर मान लो किसी पार्टनर को मैंने किसी पार्टनर को कमीशन दी, तब भी यही एंट्री होगी। मैंने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी, तब भी यही एंट्री होगी। पार्टनर अपनी सिस्टर का लोन उठा के ले गया, हस्बैंड का लोन उठा के ले गया, मतलब वही लायबिलिटी उठा के ले गया, तो ये एंट्री होनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो रिलायंस अकाउंट डेबिट, यानी कि जब भी किसी को भी पैसा देना है तो रिलायंस अकाउंट डेबिट करके देना है। अब या तो मेरा पैसा जाएगा या तो किसी पार्टनर को दूंगा, डेबिट साइड पे होगा ताकि सब कुछ। और जब भी कोई पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा, यानी कि रिलायंस अकाउंट एंट्री में क्रेडिट होगा। या तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट, या तो कोई पार्टनर उठा के ले गया तो उस पार्टनर का नाम। समझ गए? यही बनता है बस रिलायंस अकाउंट, इसके अलावा कुछ नहीं आता, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं आती। बस या तो बाय बैंक टू बैंक, बाय पार्टनर टू पार्टनर, और कुछ नहीं होता रिलायंस अकाउंट में। टोटल करते हैं, फिर उसके बाद देखना पड़ता है कि भाई अगर ये साइड बढ़ी आई डेबिट साइड तो लॉस हो गया, बाय लॉस ऑन रिलेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बांट दूंगा पुरानी रेशो में, रेशो नहीं पता तो इक्वल। गेन हो गया तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए भी बन गया। अच्छा, प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट बांटने की एंट्री होती है रिलायंस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है? रिलायंस अकाउंट डेबिट होगा, और पार्टनर के नाम, जो भी पार्टनर है जैसे कि ए बी, क्रेडिट हो जाएगी। लॉस बांटने की एंट्री क्या होती है? लॉस में पार्टनर के नाम सारे डेबिट हो जाएंगे, जैसे कि ए बी, लॉस में पार्टनर के नाम डेबिट हो जाएंगे, और टू रिलायंस अकाउंट। समझ गए? ये लॉस बांटने की है और ये प्रॉफिट बांटने की। सिंपल तरीके से देखो, हमने साथ साथ अकाउंट बनाना भी सीख लिया और एंट्री भी सीख ली। तो एक बार अच्छे देख लो दोबारा से। क्लियर है? बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है। ऐसा ट्रांसफर किया, लायबिलिटी ट्रांसफर की, पैसा आया या पार्टनर उठा के ले गया,
पैसा गया तो रजिस्टर अकाउंट डेबिट ही होना है, या तो टू बैंक या टू पार्टनर के लोन। तो जो भी पैसा आएगा वो इधर, जो भी पैसा जाएगा इधर। जो पार्टनर एसेट उठा के लेके इधर, किसी पार्टनर कुछ भी पैसा दे रहा हूँ तो इधर, प्रॉफिट आ गया तो उधर, लॉस आ गया तो उधर। तो ये होगी, ठीक है। अब कुछ और एंट्री की बात करते हैं जो इनके अलावा आ सकती है, उसकी बात करते जरा। अच्छा, जाते हैं मैं एक चीज़ बता देता हूँ। कोई भी अगर एसेट है, मान लो आपने सारी एंट्री मतलब क्वेश्चन में एसेट को बेच दिया कि ये कह रहा है कि ये एसेट उठा के ले गया, ये आपने सारी पोस्टिंग कर दी, लेकिन आपको लास्ट में ये चेक करना पड़ता है प्रॉफिट और लॉस निकालने से पहले कि कोई एसेट बिक नहीं पाया अगर, तो उसे खुद बेचना है आपने, क्योंकि हमारा बिजनेस बंद हो रहा है। आपको बचा के कुछ नहीं रखना। कोई भी एसेट अगर नहीं बिक पाया, जैसे मान लो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, सब कुछ हो गया लेकिन लैंड नहीं बिक पाया, लैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो आपको खुद बेचना है बाय बैंक अकाउंट करके, क्योंकि जब भी बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो ये एंट्री होती है। तो बाय बैंक अकाउंट करके खुद बेचना पड़ेगा आपको लैंड। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि सिर्फ एक इनटेंजिबल एसेट जो होते हैं ये नहीं खुद बेचने आपने, जैसे गुडविल, पेटेंट, ये नहीं बेचना, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में ना कहे गुडविल को बेचा है, गुडविल से पैसा है, तब तक आपको खुद नहीं बेचना, बाकी सब बेच देने हैं। लायबिलिटी में भी यही है, कोई लायबिलिटी अगर पे नहीं कर पाया, मान लो क्रेडिटर पे नहीं कर पाया, तो क्रेडिटर खुद पे करना है। अमाउंट कौन सी आएगी? जो बैलेंस शीट में लिखी होगी वही अमाउंट आएगी डायरेक्ट सीधा। तो लायबिलिटी पे खुद से करनी पड़ती है, एसेट भी। तो याद रखना बात। चलिए कुछ आइडेंटिटी को समझते हैं। लोन वाली जरा, पार्टनर की लोन, जैसे मैं बताता पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होता, तो उसका मतलब क्या करते हैं? उसका पार्टनर का लोन पे करना होता है तो उसका अकाउंट खुलता है, तो उसकी एंट्री क्या होती है फिर? तो पार्टनर का लोन अकाउंट की, अकाउंट तो नहीं आता पार्टनर का लोन का, तो इसलिए अकाउंट होना सीखेंगे नहीं, हम सिर्फ एंट्री सीखेंगे। तो अगर किसी पार्टनर का लोन मुझे पे करना है, ध्यान रखना बात, तो उसकी एंट्री होती है, उस पार्टनर का नाम आएगा ऊपर, उस पार्टनर, जैसे मान लो ए का लोन है तो ए लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब पार्टनर का अगर लोन पे करना है तो, अच्छा क्वेश्चन में नहीं भी कहेगा तब भी पे करना होता है, बट इसकी एंट्री लैश अकाउंट में नहीं आती है, अलग से लिखनी पड़ती है, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, अगर मान लो वो कह रहे हैं कि लोन पे कर दिया लेकिन फुल सेटलमेंट में कर दिया, यानी कि मान लो लोन था 40,000 में, आपने 30,000 में फुल सेटलमेंट दे दिए, तो फिर जो बाकी नहीं दे पाया पैसा, उसको आपको फिर लिखना पड़ेगा रिलायंस अकाउंट में। मतलब जो पैसा अगर आपने लोन अकाउंट, मतलब लोन जितना पे करना था उतना उससे कम पे करा है और लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट या सेटलमेंट, तो फिर आपको बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो कहाँ डाल देना होगा? रिलायंस अकाउंट में, तब आएगा रिलायंस अकाउंट में वो लोन अकाउंट, वरना नहीं आएगा। और अगर किसी पार्टनर से लोन लेना है, लोन का पैसा लेना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। किसी पार्टनर का लोन अकाउंट से पैसा लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू उस पार्टनर का नाम आ जाएगा, पार्टनर लोन। सेम इसमें भी वही है कि मान लो लोन आपको 40,000 का था, आपने सिर्फ 30,000 मिले, तो जो पैसा नहीं मिल पाया वो कहाँ डाल देंगे? रिलायंस अकाउंट में। मतलब रिलायंस अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड में जा रहा है तो आप सोच सकते हो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट होगा आपको 10,000 का। और अगर रिलायंस अकाउंट डेबिट कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो ये लॉस है, ठीक है ना? जो भी फायदा होता है वो क्रेडिट साइड में आता है रिलायंस अकाउंट के। तो ये चीज़ होती है, ये कुछ एंट्री है, आ सकती है, ठीक है। कुछ और एंट्री की बात करते हैं। जैसे मान लो क्रेडिटर कोई एसेट उठा के ले गया, या कोई भी लायबिलिटी एसेट उठा के ले गया। क्रेडिटर एसेट उठा के ले गया बहुत बनाता है। मान लो कोई क्रेडिटर को पैसा देना था, वो कह रहा है कि आप मुझे मशीन दे दो, आप मुझे स्टॉक दे दो, आप मुझे फर्नीचर दे दो, तो जनरली इसकी कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि अगर कोई भी क्रेडिटर ऐसा उठा के ले रहा है तो फिर तो वो पैसे का लेन देन नहीं हो रहा कुछ भी, ना तो पैसा आया ना तो पैसा गया, एंट्री हो ही नहीं सकती, ना तो पैसा आया ना तो गया ना। लेकिन हाँ, अगर वो ये कह रहा है कि किसी क्रेडिटर ने एसेट उठा लिया लेकिन ज़्यादा में उठा लिया एंड उसने कुछ पैसा उसके बाद पैसा वापसी कर दिया, मतलब कि क्रेडिटर थे, मान लो क्रेडिटर थे 1 लाख के, और हमने उसे जो फर्नीचर दिया वो 1,20,000 रुपये का दे दिया और उसने मुझे पैसे वापसी कर दिए उसके बाद। अब ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने 1,20,000 का उस फर्नीचर दिया लेकिन फुल सेटलमेंट में दे दिया उसे, तब तो जो मैं आपको एंट्री बताने वाला हूँ फिर नहीं होगी। फुल सेटलमेंट में अगर दे दिया है 1,20,000 का फर्नीचर, तब तो कोई एंट्री नहीं होगी, यानी कि नो एंट्री, यहाँ भी नो एंट्री। लेकिन अगर फुल सेटलमेंट वन नहीं है तो फिर एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? वो जो एक्स्ट्रा फर्नीचर दे दिया मैंने, मतलब 20,000 रुपये का एक्स्ट्रा मैंने वैल्यू दे दी उसे, वो वापसी लूँगा,
क्योंकि उसे तो 1 लाख पे करना था, दे दिया 1 लाख, 20,000 रुपये का फर्नीचर, तो उसे 20,000 में वापसी लूँगा तो एंट्री क्या होगी, जब भी कोई पैसा आएगा तो रैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रैश अकाउंट। जब मैंने कहा था जब भी कोई पैसा आएगा तो रैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा। सेम इसका उल्टा केस भी हो सकता है। क्या उल्टा हो सकता है कि क्रेडिटर थे कम, मतलब क्रेडिटर थे ज़्यादा, 1 लाख के थे, और फर्नीचर दे दिया मैंने उसे 80,000 रुपये का, और अगर फुल सेटलमेंट है तब तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगर फुल सेटलमेंट बंद नहीं है तब क्या होगा, अब मैंने उसे कम पैसा दे दिया, मतलब 1 लाख का मुझे क्रेडिटर पे करने थे, लेकिन मैंने उसे 80,000 दे दिया, वो कहेगा मुझे 20,000 रुपये दो भाई और, तो फिर उसे देने की एंट्री क्या होती है, जब भी कोई पैसा देना है तो रैश अकाउंट डेबिट करना होता है, और टू बैंक अकाउंट, जब भी कोई पैसा देना है तो रैश अकाउंट के डेबिट साइड रहते हैं टू बैंक अकाउंट। समझ रहे बात को, ये केस हो सकता है, मतलब फुल सेटलमेंट हो लिखा गया तब तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं है तो उसे अगर मैंने कम का फर्नीचर दे दिया, कम का अगर मैंने दे दिया एसेट, तो उसे फिर पैसा पे करना पड़ेगा बाकी बचा हुआ, और अगर मैंने ज़्यादा में दे दिया तो उसे लेना पड़ेगा। समझ गए, चलिए आगे और एंट्री समझते हैं। देखो अब एक एंट्री और है जो ज़्यादा करता ही कोई है नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन वाली एंट्री भी समझ लो एक बार। हालांकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कोई एंट्री इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में पढ़ा होगा, एडमिशन पढ़ा होगा, वर्कमैन कंपनसेशन ट्रीटमेंट आपको पता ही है। देखो वैसे तो कोई भी रिजर्व हो पार्टनर को बढ़ता है तो सिंपल वही एंट्री होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू पुराने पार्टनर को बढ़ जाएगा। इसमें पुराना क्या नया क्या, इसमें कुछ भी नहीं है, वही पार्टनर जो है डिसोल्यूशन में था उसी को बढ़ेगा। इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब कि अगर कोई क्लेम के बारे में नहीं बता रखा तो ये वाली एंट्री होती है, आपको पता है। अब अगर क्लेम के बारे में बता रखा है तो आप लिखते थे WCR अकाउंट डेबिट टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, लेकिन कोई भी क्लेम अकाउंट नहीं खोल सकते आपका बिजनेस बंद हो गया, आप कोई नया अकाउंट नहीं खोल सकते, क्योंकि क्लेम को नहीं लिख सकते। क्लेम की जगह क्या लिखना पड़ेगा, रिलैश अकाउंट, क्योंकि रैश अकाउंट ही एक ऐसा तरीका होता है, वो क्लेम आया तो उस क्लेम को सीधा पे करना है, पे नहीं करना तो सीधा क्या लिखना है, रिजर्व से लिखना है, मतलब WCC अकाउंट नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा उसकी जगह पे, रिलायजेशन अकाउंट। ये आपको समझना है, बस इस चीज़ का सारा खेल है। WCC देखो डिसोल्यूशन में सिर्फ 4-5 अकाउंट आते हैं गिनती के एंट्री में, इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं आ सकता। बैंक अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर लोन अकाउंट और पार्टनर्स, बस यही तो आते हैं। बैंक अकाउंट आता है, पार्टनर कैपिटल आता है, पार्टनर लोन अकाउंट आता है, या एसेट या लायबिलिटी का वाले अकाउंट जो ट्रांसफर करने हैं। इसके अलावा कोई अकाउंट अपनी तरफ से WCC अकाउंट नया कोई लायबिलिटी, नया लायबिलिटी कैसे आ जाएगी, वो अकाउंट नहीं खुल सकता, क्योंकि आपको सारे अकाउंट को बंद करना होता है। तो अगर आपका WCR और क्लेम रिजर्व इक्वल है तब तो ये एंट्री हो जाएगी, पार्टनर को थोड़ी बटेगा। फिर रिजर्व मान लो 1 लाख का है, क्लेम भी 1 लाख का आ गया, तब तो ये एंट्री होगी। लेकिन अगर रिजर्व ज़्यादा है, क्लेम कम है, तो WCC नहीं लिखना, क्या लिखना है, क्लेम की जगह तो रैश अकाउंट लिखना है। तो क्लेम कम है तो रैश अकाउंट लिखेंगे, और जो बचा उसको पार्टनर को फिर बांट देंगे, जैसे कि आप करते थे। बस फर्क क्या हो रहा है कि WCC की जगह रैश अकाउंट आ गया, यानी कि अगर रिजर्व ज़्यादा है, WCC कम है, तो ये एंट्री होगी। मतलब 1 लाख का क्लेम है, 1 लाख का रिजर्व है, 80,000 का क्लेम था, तो बाकी बच जाएगा 20,000, उसको बांट देंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है रिजर्व कम पड़ जाए, हाँ अब ये समझ लो, रिजर्व कम है, क्लेम ज़्यादा है, तो WCR अकाउंट डेबिट तब भी टू रैश अकाउंट ही होगा, पार्टनर का तो बढ़ ही सकता, तब भी यही एंट्री होने वाली है। सर कैसे, जैसे कि WCR 1 लाख का है, क्लेम है 2 लाख का, सर अब कैसे एंट्री होगी। मैं कहूँगा देखो एंट्री 1 लाख से ही होगी, जितना मर्जी क्लेम आता रहे। 1 लाख का अगर रिजर्व है तो एंट्री 1 लाख से होगी। सर बाकी 1 लाख आ गया, बाकी 1 लाख में कर नहीं सकता ना, बाकी 1 लाख में लॉस हो गया आपको, वो रिलायंस अकाउंट में अपने आप लॉस दिख जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन एंट्री यही होगी। क्योंकि हाँ ये है कि आप ऊपर क्या लिखते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट लिखते हैं ना, रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं सकता, आप ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, रिलायंस अकाउंट, बट वो रिलायंस अकाउंट से रिलायंस अकाउंट कट जाएगा तो कोई फायदा है नहीं, तो ऐसे 2 रिलायंस अकाउंट नहीं लिख सकता, इसलिए एंट्री यही होगी। समझ गए, चलिए लास्ट एंट्री समझते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो आप। ठीक है, लास्ट एंट्री है रिलायंस एक्सपेंसेस वाली, बड़ी सिंपल सी है। देखिए अगर रिलायंस एक्सपेंसेस की अगर सिंपल एंट्री आए ना, तो एंट्री ये होती है पैसा पे करना है। तो मैंने क्या बताया, पैसा पे करने की एंट्री क्या होती है, रिलायंस अकाउंट डेबिट होता है टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रिलायंस अकाउंट से पे करते हैं। ये तो अगर कुछ नहीं लिखा हो,
अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रैश अकाउंट रैश एक्सपेंसेस के बारे में तो एंट्री यही होगी। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है बियर बोन इसके बारे में ऐसा कोई लिखा हुआ है तो फिर आप समझ लो क्या होता है। देखो अगर कुछ ना पता हो तो फर्म बियर करती है, फर्म ही पे करती है। बियर का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि रैश और एक्सपेंसेस की पे करने की जिम्मेदारी किसकी थी। ये जो डिसोल्यूशन खर्चा होगा बिजनेस में उसको पे करने की जिम्मेदारी किसकी थी। और कई बार क्या होता है जिम्मेदारी किसी और की होती है, पे कोई और कर देता है किसी के बिहाफ पे। तो अगर कुछ नहीं पता तो हमने क्या मान के चला, फर्म ही पे करती है, फर्म मतलब फर्म ही बोन करेगी, फर्म ही पे करेगी, तो ये एंट्री होती है। इसलिए जब भी फर्म बोन करेगी तो रिलायंस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि फर्म पे करती है हमेशा रैश अकाउंट के डेबिट साइड से। और जब फर्म पे करेगी तो बैंक अकाउंट भी तो क्रेडिट होगा साथ में, फिर समझ गए। तो इसलिए ये एंट्री होती है। लेकिन अब कई बार क्या होता है फर्म तो बोन कर रही है, यानी कि रैश अकाउंट तो डेबिट होगा अगर फर्म जब भी बोन करेगी, लेकिन कई बार पार्टनर पे कर देता है, तो फिर क्या होगा, टू बैंक की जगह बस क्या आ जाएगा, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये मैंने आपको बता दिया था कि बस कई बार क्या होता है कि पे करना था लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया, तो पार्टनर को कुछ भी देना होता है ना, तो बैंक टू बैंक की जगह टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है पार्टनर ने बोन करना हो और फर्म ने पे कर दिया हो, ऐसा भी तो सकता है। तो जब भी पार्टनर बोन करेगा तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा जिस पार्टनर ने बोन करा, और जब भी फर्म पे करती है तो टू बैंक तो आएगा ही, फिर टू बैंक अकाउंट, यानी कि एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बैंक। अच्छा सर ऐसा केस आ गया तो पार्टनर ने अगर बोन करा और पार्टनर ही पे कर देगा तो सर फिर नो एंट्री आएगी। भाई अगर उसने ही बोन करना था और उसने ही पे कर दिया तो हमारा फर्म का मतलब क्या है, हम तो अकाउंटिंग फर्म के हिसाब से करते हैं ना। फर्म का मतलब क्या है, फर्म ना तो पे कर रही है ना तो बोन कर रही है, तो फिर तो कोई एंट्री हो नहीं सकती। कुछ ना कुछ तो फर्म का लेना देना होना चाहिए तभी तो एंट्री होगी। तो अगर पार्टनर ही बोन कर रहा है, पार्टनर ही पे कर रहा है, तो कोई एंट्री हो ही नहीं सकती। फिर समझ गए बात को, ये है केस। उम्मीद करता हूँ सारा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके अलावा ज़्यादा पेपर में कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में आता नहीं, ज़्यादा आता ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आप उठा लो कोई भी पेपर 5 साल के भी, या तो एंट्री वाले आएंगे इनमें से जो मैंने को बताया, या तो आएगा रैश अकाउंट वाला। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा। आप खुद चेक कर लो, ना तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना आता है, ना तो बैंक अकाउंट बना आता है, ना तो मेमोरेंडम वाला टॉपिक आता है। इसके अलावा जो बचे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इन टॉपिक के आप क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चाहते हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले, बाय बाय, थैंक यू।